किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन केमिस्ट्री के ऊपर होने जा रहा है और मैंने इस वीडियो का नाम रखा है केमिस्ट्री एक्सप्रेस। वैसे आपको राजधानी से भी ज्यादा फास्ट चलना है, लेकिन आज का हमारा ये केमिस्ट्री एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स कर रहे हो, ये सारे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एमसीक्यू अभी करा रहा हूं क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए, और आज का हमारा टॉपिक होगा डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाना चाहूंगा, और क्वेश्चन एक बार बहुत सारे नहीं है, वन बाय वन करके क्वेश्चन आएंगे और उनका हम लोग आंसर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें से कौन से एलिमेंट है, मतलब कौन से एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट। देखा जाए गाइस, तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इस डी ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए, और इसको समझना क्या है, हमें इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक में कुछ सीरीज बनते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और इस सीरीज पे हम लोग बात करेंगे वो क्या है, बात समझ लो। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स है उसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक्स है जिसे आपको याद रखना है। क्या? तो पहले ये स्कैंडियम है, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे? सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फिर क्या है? फ्री कोचिंग फॉर नितिन कजन। क्लियर? सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग फॉर नितिन कजन, ये सब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट, ये याद। सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हमको याद रखना है तो कहना है यारी जरा निभाना मौत तक। फिर से बार रिपीट करते हैं, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी अगले कदम। ठीक है, याद। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहता है यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी अगले कदम। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है उसका आप ट्रिक्स कैसे याद रखोगे? ला हफ्ता, बोले तो अपने लोगों को थोड़ा टपुरी बनने का, ठीक है, तो टपुरी बनकर करके वैसे याद रखेंगे ला हफ्ता, वरना रमेश, इंदर और ओसामा पिटेगा, और पिटने के बाद और कहां जाएगा? तो हॉस्पिटल जाएगा। सही है। ये कौन सा सीरीज? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लगभग एलिमेंट्स आपको याद हो गए। ठीक है, ला हफ्ता, वरना रमेश, इंदर, ओसामा पिटेगा और कहां जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी अगले कदम। नेक्स्ट वन, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग फॉर नितिन कजन। गाइस, इसमें से आप सेलेक्ट कर लो कि कौन से एलिमेंट है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है। जीडी, अपने को तो जीडी कहीं भी नजर नहीं है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वी, सीआर, एमएन, जीडी, जीडी, जीडी कहीं नहीं है, लेकिन हाँ एचएफ जरूर नजर आ गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, जिसको हॉफनियम कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। छोटा ट्रिक्स याद रहेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो आप इस ट्रिक्स का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो गया स्क्रीनशॉट। चल आगे बात करते हैं गाइस, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बहुत चिंता में आप जी रहे होगे, मुझे पता है, बट चिंता नहीं करना है, मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 25 है, कोई एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 27 है। अगर 2 प्लस कर देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कहां पहुंच जाएगा? 25 में, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं तो आप कहां पहुंचते हैं? 27। तो 27 का कॉन्फिगरेशन सोचेंगे, बट बनाएंगे कुछ नहीं, अपने को आंसर ऐसे ही मिलने वाला। क्रोमियम 24 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 22। मैच नहीं किया, चलो अगला कहता है आयरन कितना है? 26 माइनस 3, मतलब क्या कर दें? 23 माइनस 3, 23। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 माइनस 2, तो ये घट कर आ जाएगा क्या? 23। चलो दोनों का एटॉमिक नंबर इक्वल हो गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बनता है, तो आंसर हो गया गाइस बी। क्लियर है? चलो होना भी चाहिए क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन जिसका सेम होगा वैसा
आंसर आएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वैनेडियम का, क्रोमियम का, मैंगनीज का, आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल का, कॉपर का और गाइस जिंक का। सही है, इतना एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है एनी हाउ, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन तभी आपका सॉल्व होगा। जैसे मेरा सॉल्व हो गया क्योंकि मुझे आयरन का एटॉमिक नंबर याद था, तो 26 में जितना आयंस लगा है प्लस मतलब इसने उतना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब 26 - 3 मैंने कर दिया तो आ गया 23, मतलब दे हैव ओनली 23 इलेक्ट्रॉन। तो 23 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन बनाएंगे बट बनाने वाले नहीं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे एंड नाउ द रिमेन इज 23। तो बोथ हैविंग द सेम नंबर इलेक्ट्रॉन सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी इक्वल। क्लियर है? चलो आगे आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 ही क्वेश्चन हुआ है, 2 क्वेश्चन के बाद ये तीसरा क्वेश्चन जो आपसे क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज लोएस्ट। मैंगनीज का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका सबसे कम है ये बताना। यहां पे मैं देख रहा हूं कि MnSO4 है, तो मैंगनीज को क्या मानेंगे गाइस? मैंगनीज को मानेंगे X और SO4 का होता है -2 = 0। X = ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को +2 आया है। MnO2 में चलते हैं तो यहां पे डायरेक्ट मान लेते हैं X ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 2 = 0, तो X -4 = 0, तो X ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +4, तो इसका +4 आया, इसका +2 आया। नेक्स्ट वन Mn3X, तो इन द सेंस अगर मैं यहां बात करूं तो मैं लिखूंगा इसे 3X -2 × 4 = 0, तो ये हो जाएगा X -8 उधर जाएगा तो +8, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, +8/3, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू जो भी आएगा वो 2 से ज्यादा होगा, मोर देन 2 प्लस होगा। ठीक है, मोर देन, मोर मतलब ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट या अप्रॉक्स वैल्यू में हम भी चल जाते हैं, तो ये 3 के अप्रॉक्स में आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू दैट इज 3 अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, मैंगनीज में इसमें आते हैं तो क्या लिखेंगे 2X - 2 × 7 = 0, तो 2X - 14 = 0, X +14/2, तो ये आ गया +7, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को +7 मिला, मतलब सबसे कम किसका है? एक है। ठीक है, सिंपल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का कितना होता है -2, बस उसको पुट अप करके कैलकुलेट कर देंगे, जिसका कम आएगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, हो सकता है ज्यादा वाला भी पूछ दे, तब आंसर क्या हो जाएगा D। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इन द ऑर्डर ऑफ कॉपर Cu, सिल्वर Ag और गोल्ड Au। ये तीनों का कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको याद रखने के लिए। इन द सेंस अगर मैं आपको छोटे से बात को समझाना चाहूं कि बाबू यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? कॉपर का। ये आपको याद रखना कि किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। जैसे अगर केमिस्ट्री में याद करने वाली बात है तो आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव मेटल, तो आप सिंपल बोल देते हो पोटासियम। तो आपको कैसे याद हो गया कि पोटासियम ज्यादा रिएक्टिव है? उसमें समझना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पहले तो ये याद रखना है कि पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है किसमें? मेटल्स में। वैसे ही याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी में नहीं बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं इस बात को समझिएगा कि कॉपर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी इस तीनों में सबसे ज्यादा होगा। कॉपर के बाद अगर किसी की बारी आती है तो वो है गोल्ड, और गोल्ड के बाद कौन हो जाएगा? सिल्वर। मुझे भी याद था, मैंने भी ऐसे ही बनाया। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कॉपर का, कॉपर के बाद गोल्ड, और गोल्ड के बाद कौन? सिल्वर। ठीक है, और अगर महंगाई के बेसिस में बात करें तो सबसे महंगा कौन होगा? गोल्ड, उसके बाद कौन होगा? सिल्वर, और उसके बाद कौन होगा? कॉपर। बट महंगाई नहीं पूछ रहा कि भैया सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन होता है, आपसे पूछ के आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? कॉपर, गोल्ड एंड देन सिल्वर। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस। जस्ट इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जिरकोनियम हॉफनियम हैव द ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज। अब देखो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है जिसमें यहां पर दोनों एलिमेंट आपको नजर आ रहे होंगे, HF एंड ZR, जिरकोनियम और हॉफनियम। जिरकोनियम जो है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आ जाता है। यहां पे देखो लैंथेनियम,
हॉफनियम जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन का हिस्सा है, और जिरकोनियम जो है, सॉरी जिरकोनियम मतलब सेकंड ट्रांजिशन में कौन आ जाएगा, जिरकोनियम आ जाएगा, जेड है। लेकिन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस है, मतलब एटॉमिक साइज जो है, वो दोनों का एटॉमिक साइज क्या है, इक्वल है, जो ग्राफ से बताया जा रहा है। तो ये जो इक्वलिटी आ रही है, इसकी इक्वलिटी के पीछे रीजन क्या है, तो आपको याद रखना है साइज के पीछे यहां पे रीजन हो जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखिएगा Z और HF दोनों इक्वल साइज का है, इसके पीछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। या फिर इसी तरह का एक और सवाल डाल दे कि भैया लैंथेनियम, हॉफनियम, टाइटेनियम, इस तरह से देखता जा रहा हमें कि जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज करने का भी कारण क्या है, तो याद रखिएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वो इक्वल साइज का है, वो भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और साइज यहां से ग्रेजुअली घट रहा है, तो घटने का भी कारण क्या हो जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि साइज से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो वहां पे रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो है लेंथेनॉइड रीजन। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनोइड्स, इसमें से कौन एक्टिनोइड्स नहीं है। ठीक है। अब गाइस इसमें एक्टिनोइड्स याद रखने के लिए आप सबसे पहले इस ट्रिक्स को ऐसे समझो कि अब आपको एक्टिनोइड सीरीज याद रखना है। वैसे डी ब्लॉक का तो ट्रिक्स मैंने बता दिया कुछ हद तक, जो आपको काम दे दे। अगला कौन कहता है, एक्टिनोइड्स। वैसे हम यहां से यहां तक देखें तो हमें कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए हम क्या ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका, ट्रिक्स का। तो गाइस ट्रिक्स क्या है इसको हम देखते हैं और इस ट्रिक्स को समझते हैं। ट्रिक्स में सबसे पहला है एक्टिनोइड्स। हम कह सकते हैं एक था पागल, अब सबको पागल मत कर देना, ठीक है। एक था पागल, उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में। मतलब ये यहां तक का ट्रिक्स आपका कहानी खत्म। फिर जाइए, एसी, एक था, टीएच, पागल, पीए, और क्या कह सकते हैं, उसने, एनपी, नापा, पीयू, पूरा, अमेरिका, एएम, किसमें, सेंटीमीटर। मतलब पूरे अमेरिका को उसने सेंटीमीटर में नाप लिया, वो पागल ही ना कहलाएगा। एक था पागल, उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में। ठीक है। बाकी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कंट्री का नाम है, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट, ऐसे एस पे होता है लेकिन ई से हम लोग चलेंगे, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया। फिर से एक बात समझ लो, एक था पागल, उल्लू, नेपाली, ठीक है, नेपाली नहीं, अभी हमने कहा क्या था, एक था पागल उल्लू, उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिए। सही है। तो ये ट्रिक्स आपको थोड़े हद तक तो काम देगा ताकि आप इन सारे एलिमेंट्स को पहचान सको। जैसे क्यूरियम, तो क्यूरियम तो आपको सेंटीमीटर में दिख गया। कैलिफोर्नियम नापा था ना उसने, किसको, कैलिफोर्निया, बाकी स्टेट था ना, बाकी स्टेट जो है कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया। तो इन द सेंस यहां पे आप ये समझेंगे कि कैलिफोर्निया भी तो आ रहा ना इस जगह पे, तो दैट इज कॉल्ड कैलिफोर्नियम। तो ये भी है किसमें, एक्टिनोइड सीरीज में। नेक्स्ट कौन है, यूरेनियम। तो यूरेनियम भी है, कहां, यहां पर, दिस इज कॉल्ड यूरेनियम। क्या बोले, उसने नापा, यू वर्ड से, तो ये भी मौजूद है। नहीं है तो टर्बियम मौजूद नहीं है इन सब में। क्लियर है गाइस। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करने जा रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर बोर्ड। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्रीज ऑलमोस्ट रेगुलरली फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर बिकॉज ऑफ। आखिर क्या कारण है कि क्या चीज ट्रांजिशन एलिमेंट में घट रही है, क्या घट रही है ये तो पता नहीं चला। रिएक्टिविटी, सॉरी सॉरी सॉरी, यही पहले ही लिखा हुआ है, दे आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी। मतलब इन द सेंस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, निकल, कॉपर एंड जिंक।
ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हिस्सा है। उसमें क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए ठीक है, जिंक को हटा देते हैं क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, यहां से यहां तक ट्रांजिशन एलिमेंट है। डिक्रीज, घट रही है रिएक्टिविटी, ठीक है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, स्कैंडियम। फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर, ये भी सही है। बिकॉज ऑफ, रीजन क्या लिखा है, लेंथन वर्ड कॉन्ट्रैक्शन नहीं, तो साजिब बताएगा। रेगुलर इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ ये हो सकता है, देखते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। तो रेगुलर डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर होगा बी। तो सिर्फ आंसर नहीं जानना, आंसर का कॉज जानना। आपको मैं बताऊं कि स्कैंडियम बड़े साइज का होता है, स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा वैनेडियम, वैनेडियम से छोटा 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 छोटा, अब इतना छोटा नहीं होगा लेकिन हाँ साइज घटते चले जा रहे हैं। अब ये जो साइज डिक्रीज कर रहा है गाइस, तो साइज का लेना देना होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितना बड़ा साइज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम लगेगी, उतना ज्यादा रिएक्टिव बनेगा। जितना छोटा साइज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा लगेगी, और जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी उतना वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। मतलब यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा और ये उससे कम रिएक्टिव होगा, लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू द साइज। साइज का लेना देना आयोनाइजेशन एंथैल्पी से है। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो ज्यादा होगी और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ये साइज जैसे क्या कह रहा कि डिक्रीज कर रहा रिएक्टिविटी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर। अब इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आ रहा हूं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हुई है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर क्वेश्चन 7 फिर से आ गया, उसको जाने का लग रहा मन ही नहीं था। चलो, कॉपर आयंस इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज, कॉपर आयंस क्यों स्टेबल नहीं है, किसमें, कॉपर 1+, कॉपर 2+ नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन आपको याद रखना होगा। देखा जाए तो एक तरह से रटन विद्या वाला काम है। लार्जर वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज कॉम्पेंसेटेड बाय द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज Cu2+। आंसर मुझे बी 100% लग रहा है। एक चीज समझिएगा, Cu+ और Cu2+ में स्टेबिलिटी Cu2+ में, Cu1+ में स्टेबिलिटी नहीं है। कारण क्या है, कारण हम इतना सा कह सकते हैं कि नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, कौन सा, नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पीज की वजह से Cu2+ ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Cu1+ के। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये आपको ज्यादा स्टेबल दिखेगा क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये स्टेबल नेचर में नहीं है। स्टेबल कौन है, Cu2+। क्लियर। तो आंसर ये याद रखिएगा, लार्जर द वैल्यू सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज कॉम्पेंसेटेड बाय द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड Cu2+। अगर ये बनता भी है तो ये आयोनाइज करके फिर से Cu2+ में ही चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होगी वो काफी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो इस बात को आप याद रखेंगे, ज्यादा बेहतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस। मैं आपको कलर का एक फंडा बता रहा हूं और ये फंडे में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और वो ये है कि डी ऑर्बिटल्स में अगर 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन हो, इन द सेंस कि मैं कह सकता हूं कि ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो, और अगर ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा तो ये कलरलेस बनेगा। अब इसमें से डायमैग्नेटिक नेचर का मुझे कॉपर लग रहा, अभी क्वेश्चन में था। अब देखो ये Cu1+, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। सबसे पहले आप आर्गन बना देंगे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर टोटल 18 हो गया। रिमेन इस पे आ जाएगा कहां, 4s1 and 3d10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ। लेकिन 1+ का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहां से लॉस हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो 4s क्या हो जाएगा 0 एंड 3d कितना रह जाएगा 10। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सारा का सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गया डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक जनरली क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द स्पेसीज इन विच द मेटल एटम इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। बनाने का तो सब बना सकते हैं, लेकिन आंसर डी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सचेत भी कर देता हूं, इसको भी बना के दिखा देता हूं। x - 2 × 4 = -1, थोड़ा फास्ट में बना रहे हैं। x - 8 = -1, x = +8 - 1, आंसर कितना आया, +7। लेकिन अपने को कितना चाहिए, अपने को चाहिए +6।
इसमें आता है गाइस, इसका x होता है, Cn का होता है -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +6 और -3, तो आंसर क्या हो गया +3, लेकिन अपने को चाहिए +6। इसमें आता है गाइस, लिखेंगे x फ्लोरीन का -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -2, तो x -6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +6 -2, आंसर कितना आ रहा +4, लेकिन अपने को कितना चाहिए +6 और वो यहाँ मौजूद है, तो सर यही होगा, इसके अलावा आंसर x -2 इंटू 2 -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या +6, द राइट आंसर इज डी। थोड़ा फास्ट चलने गए, क्वेश्चन ज्यादा है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको सिखानी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो आप बहुत सारा चीज सीख करके ही बैठे होगे हमारे इस केमिस्ट्री के एक्सप्रेस को देखने के लिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये राजधानी से भी ज्यादा फास्ट होने वाला है, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहो। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Fe3+ कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2+ कंपाउंड बिकॉज, अब याद रखिएगा कि Fe3+ कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है किससे, Fe2+ से, और इसके पीछे रीजन कह रहा है Fe3+ हैज स्मॉलर साइज देन Fe2+, साइज तो छोटा होता है नो डाउट, लेकिन स्टेबिलिटी का ये कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट कहता है Fe3+ हैज 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड, बिल्कुल ये हो जाएगा, कैसे देखा जाए Fe3+ इन द सेंस, अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 26 है, आर्गन कितना हो गया गाइस 18, सॉरी बराबर नहीं लिखना था, आर्गन के बाद 4s2 एंड 3d6, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना अपने को, तो एक काम करते हैं कि पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर दिए, 0 हो गया ये 0, और 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस करना अपने को, वो यहां से लॉस करना, ठीक है। तो ये हो गया 3d5, थोड़ा सा तिरछा वाला 5 लिखा गया, ठीक है, देख करके लोग डर जाएंगे। डी ऑर्बिटल्स 5 होता है, 1 2 3 4 और 1 5, तो इन द सेंस यहाँ 1 2 3 4 5 हुआ, ये क्या हो गया हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल, तो वो वाले का Fe2+ वाले का, तो अगर Fe2+ का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो इसमें आपका आ जाएगा आर्गन 18, उसके बाद हो जाएगा 4s2 एंड 3d क्या 6, पहले कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए फिर इलेक्ट्रॉन लॉस कराते हैं, एटॉमिक नंबर तो दोनों का बराबर है, इलेक्ट्रॉन अपने को लॉस करना है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा गाइस 0, और 3d में हो जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड देन रिटर्न 6, तो हाफ फील्ड है ये, वैसे देखा जाए तो ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, हाफ फील्ड नहीं कह सकते, ठीक है, तो इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, हाफ फील्ड है, और यही कारण बनेगा इसका स्टेबिलिटी का, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बढ़ूं, चलो इसको इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डायमैग्नेटिक, इनमें से कौन सा आयंस है जो डायमैग्नेटिक होगा, क्रोमियम 24(3) नहीं, वेनेडियम V23, स्कैंडियम, टाइटेनियम। गाइस जैसे मैं सोच करके जवाब दे रहा हूं ना, ऐसा जवाब देने के लिए आपको थोड़े प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपसे क्वेश्चन खुद ब खुद बनता चला जाएगा। और यहां पे मैं ला रहा हूं सबसे पहले स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बोला जाए 21, कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आर्गन कितना 18, 4s2 एंड 3d1, एंड हियर 3+ लगा दें, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अपने को गैप करना है, और 3 इलेक्ट्रॉन गैप करने के लिए कहां से गैप करोगे, इससे गैप करोगे, इससे गैप करोगे, कर दिए, और इसके बाद जो इसमें इलेक्ट्रॉन है 0 और 0, और इसके पीछे जो कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन तक का वो सारा का सारा पेयर्ड होगा, इस कारण ये अपना बन गया कौन, डायमैग्नेटिक। सारे लोग समझ रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, जो इससे पहले मैंने आयरन का बनाया था वो दोनों का दोनों पैरामैग्नेटिक था, क्यों, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो डायमैग्नेटिक होते हैं, और डायमैग्नेटिक जनरली कलरलेस होता है, पैरामैग्नेटिक जनरली कलर्ड होता है, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, काफी है, विथ एटॉमिक नंबर 25 डाइवैलेंट। मैंने दो चीज गेस किया है कि एक एक्स एलिमेंट है, कौन सा है, वैसे तो आपको पता ही होगा मैंगनीज है, लेकिन फिर भी मैं एक्स ही एलिमेंट मान रहा हूं,
और उसका डाइवैलेंट मतलब 2+ आयन से, ठीक है। ट्राइवैलेंट होता तो 3+ लिखते हैं, मोनोवैलेंट होता तो 1+ लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन 25 है और इस 25 का कॉन्फ़िगरेशन बनाने को अपने को क्या रहा, आर्गन 4s2 and 3d5। आगे क्या कह रहा, आगे ये कह रहा है कि 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने को लॉस करा देने का। चलो यहां से इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हो गया और लॉस होने के बाद ये हो गया 0। अब डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो भी कैसे जाएगा, 1 1 1 1 and 1। मतलब कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा, मुझे तो 5 नजर आ रहा, आपको इससे ज्यादा नजर नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक। अब देखिए ये 5 तो निकल गया, लेकिन सर वैल्यू तो कुछ और दे रहा है। लेकिन आप ये तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या है, और बेटा बहुत प्यारा सा गुरु ज्ञान आप ले लो, मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आपका रहता है आपके बोर्ड पे, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं आपके एग्जाम में रहेगा, आप बिहार बोर्ड से हैं उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, आप किसी भी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से, यूपीएससी क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड से क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ठीक है। अगला केस देखेंगे, माइक्रोन इज इक्वल टू रूट अंडर एन एंड n+2, और n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले को जितना जल्दी हो सकता है आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लो, और अगर आपने इसको सेट कर लिया तो फिर आपके लिए ये सारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होगा। अब आते हैं गाइस, n का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को मिल चुका है पहले 5, तो मैं यहां लगा रहा हूं 5 5+2 मतलब 5 2 7 7 5 जा 35, और 35 6 होता तो 6 6 जा 9 मतलब 36, 6 होता तब ना, तो 6 से कम तो 2.9 तो नहीं हो सकता, आंसर क्या हो सकता है, ए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी मारना होगा, ठीक है। 5.9 BM, BM स्टैंड फॉर द बोर मैग्नेटॉन, क्लियर। कभी कभी तो कुछ एग्जाम में आपसे इसका वैल्यू पूछ देता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम, तो आपको जवाब देना है बोर मैग्नेटॉन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा गाइस। क्वेश्चन 13 सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 14, और नंबर से क्या लेना देना, आंसर से लेना देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन एलिमेंट इज कलरलेस। फिर से मैं डायरेक्ट जवाब मार रहा हूं जिंक, क्योंकि मैंने देख लिया आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। जिंक में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, और इसमें मैं बात करूं तो पहला तो हो जाएगा आर्गन 18, आर्गन के बाद हो जाएगा गाइस 4s2 and 3d10, एंड दिस वन इज 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने को लॉस करा देना है, लेकिन s से, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये 0, और 3d में क्या हो गया, सारा का सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, और जिसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डायमैग्नेटिक बनता है, डायमैग्नेटिक वाला कलरलेस बनता है। सही है, चलो नेक्स्ट चले। जस्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सेम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट इन। एक बात समझिएगा, मैं जवाब तो आपको बता देता हूं, डी ट्रांजिशन, और उस डी ट्रांजिशन में क्या है कि हमारा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है इसमें 5 क्या है ऑर्बिटल्स है, जिसमें से मैं पहला कह रहा हूं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी जेड वाई, और कौन डी जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। वैसे इसके बाद वाले पार्ट में ज्यादा मैं डिवाइड करूंगा, जो अगला आपका केमिस्ट्री एक्सप्रेस आने वाला है। लेकिन किसका केमिस्ट्री एक्सप्रेस आने वाला है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। क्लियर, तो ये स्प्लिट कर जाएगा। क्यों स्प्लिट करेगा, कैसे स्प्लिट करेगा, वो बाद में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। क्लियर, एक टूट कर हो गया डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, और कौन डी जेड, कौन डी जेड वाई। क्लियर, नेक्स्ट कौन है डी एक्स वाई, डी वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसको बोलते हैं 2TG एंड इसको बोलते हैं TEG। ये तो ये वाले भी आपके डी ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए और ये भी डी ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। अब इस दोनों के बीच में, मतलब डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में जो गैप्स बने हैं ना, ये जो गैप्स बना है ना, ये गैप्स क्या कर सकता है, किसी लाइट इंटेंसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, और जैसे ये लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करेगा ये अपने आप में एक कलर डेवलप करेगा। तो कलर के होने का कारण है डीडी ट्रांजिशन, और ऐसा तभी हो सकता है जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
होगा। चलेगा? चलो, तो डीडी ट्रांजिशन से ही काम चला लेंगे कलर के होने का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द एलिमेंट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग फॉर किसके लिए, नितिन कर्जन के लिए। अगला है जस्ट इसके बाद, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राहें पड़ी, अगले कदम। नेक्स्ट है ला हफ्ता, वरना, रमेश, इंदर, उसामा पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। वैसे देखा जाए तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा तो वो सेंटर वाले एलिमेंट्स में मिलेगा, जैसे मैंगनीज, टेक्टोनियम एंड Re, मतलब ये सब ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेंटर ऑल ऑफ देम। तो यहां से यहां मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर आप देखोगे तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये मान के चलो +1 कर रहा, ये +1 और +3 दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा, लेकिन मैंगनीज में देखोगे तो +2 से लेकर के +7 के बीच का बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। फिर वैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो फिर से ये घटता चला जाता है क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? जैसे जिंक इकलौता ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कौन, +2, लेकिन कॉपर 1+ भी करता है और 2+ भी करता है, भले ही 1+ लेस स्टेबल हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सेंट्रल एलिमेंट्स में मिलेंगे जो मैंगनीज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, ट्रांजिशन मेटल मेक द मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, तो ये सॉलिड हो सकते हैं, तो ये अपने आप में एक सॉलिड सब्सटेंस है, सही है, लेकिन सॉलिड सब्सटेंस में यहां पर मैंने किसी एलिमेंट्स को ले लिया जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो मान के चलो मैंने आयरन को लिया, तो अभी आयरन के पास क्या है, आयरन के पास है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिस सब्सटेंस को इसको एब्जॉर्ब करना है, अपने पे चिपकाना है, उसके लिए उस सब्सटेंस के ऊपर क्या लगा है, तो वो तो नहीं लिख रहे हैं, इन द सेंस ये है Cl-। ठीक है, ये Cl- यहां आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ी देर के लिए क्लोरीन यहां करके इस जगह आकर के अपना इलेक्ट्रॉन दे करके क्या हो जाएगा, बॉन्ड कर जाएगा। अब आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस है। ठीक है, लेकिन दूसरा कोई एलिमेंट आया, ये एलिमेंट कोई मेटल है, इन द सेंस अगर मैं बात करूं X नाम का कोई मेटल, और आयरन ने जो एक इलेक्ट्रॉन लिया था किससे, क्लोरीन से लेकर के Fe2+ कन्वर्ट हुआ था। अब ये Fe2+ क्या कर रहा, किसी दूसरे X एलिमेंट को, मेटल वाले एलिमेंट को क्या कर रहा कि एक इलेक्ट्रॉन फिर से दे रहा, और देकर फिर से ये कन्वर्ट हो जा रहा क्या, Fe3+, तो X को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये बन गया प्लस। ठीक है, तो इन द सेंस यहां से यहां एक्सचेंज हो गया, और होने के बाद अब इस दोनों में क्या हो गई, रिएक्टिविटी हो गई, और ये कोई कंपाउंड बनकर यहां से निकल गया। मैंने आपको एक शॉर्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू दिया, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये कभी भी कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि नाइट्रोजन इन द सेंस, ये दूसरा जो सेलेक्ट हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एक फॉर्मेशन करता है जिसको कहते हैं अमोनिया, और इस प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस, जिसमें आयरन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटालिस्ट। तो आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट पहले एब्जॉर्ब करता है कौन से गैस को, नाइट्रोजन को, और हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने के बाद उस दोनों में रिएक्शंस करा देता है, और ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। कैटालिस्ट का डिफिनेशन आप जानते हो। आगे मैं यहां पे यही बात बताना चाहता हूं कि आंसर जो आपका होगा, अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये किसका काम कर सकता है, तो ये सिंपल आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सॉरी ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन सॉल्व। वैसे देखा जाए तो थोड़े और क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा और। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक आयंस। फिर से मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी थोड़ा सा रटन विद्या ही आपको काम देगा। क्लियर, एल्यूमिनियम बने
जो आयंस है इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो वो जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती है उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये भी एम्फोटेरिक है और ये भी एम्फोटेरिक है और ये भी एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक नहीं कौन है तो आपको याद रखना पड़ेगा आयरन। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दे या इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि इनमें से कौन है जो एम्फोटेरिक है, तो पहले तो आपको याद रखना ही होगा एल्यूमिनियम आयंस, क्रोमियम आयंस और जिंक आयंस, ये तीनों के तीनों एम्फोटेरिक है, लेकिन आयरन एम्फोटेरिक नहीं है, वो नेचर है। क्लियर? चलो अगला केस में बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें 4f एनर्जी लेवल ग्रेजुअली फिल्ड होता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट, कंजुगेट, एक्टिनोइड्स एंड द राइट आंसर इज लैंथेनोइड्स। ठीक है, चलो आगे इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। इस क्वेश्चन में गाइस आपसे क्या कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक ऑक्साइड। इनमें से कौन से हैं जो बेसिक ऑक्साइड है? मैं आपको बेसिक बात बताने जा रहा हूं। कभी भी इस तरह के एलिमेंट्स का अगर आपको बेसिसिटी जानना है या अल्कलाइनिटी जानना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? एक बात याद रखना कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज्यादा इसके अंदर बेसिसिटी होगी, लेकिन जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। वैसे देखा जाए तो कहीं पे एक्सेप्शन है, लेकिन उस एक्सेप्शन पे बाद में ध्यान देना, पहले नॉर्मल लेवल तो आपको समझ में आ जाए। याद रखना कि लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द बेसिसिटी, है ना, और ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द एसिडिटी। क्लियर? चलो अभी अपने से सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऑक्साइड है यानी जो बेसिक नेचर के हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले Mn2O7 में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -7 इंटू 2 -14, उधर चला गया +14, और x इज इक्वल टू +14, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है चलेगा, कट गया जाएगा +7, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7। V2O3 मतलब इसे मैं लिखूंगा 2x -6, उधर चला जाएगा तो गाइस क्या हो जाएगा +6, एंड x इज इक्वल टू +6/2 तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। V2O5 तो इसको अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 2x -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू +10 एंड x इज इक्वल टू +10/2, द राइट आंसर इज +5। नेक्स्ट है CrO क्रोमियम ऑक्साइड, x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया +2, एंड लास्ट वन इज Cr2O3, तो यहां कर देते हैं 2x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा +6/2 +3। तो सबसे पहले हम कॉम्बोज सबसे लोएस्ट का ले लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सा लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये तो काफी ज्यादा है, +3 मतलब सबसे कम Cr2 +3 एंड +3। अब इसका कॉम्बोज देख लेते हैं कौन कौन सा कॉम्बोज है। Mn2O7 V2O3, इसका आ रहा है +7 और V2O3 का +3, इसका तो कम है लेकिन ये ज्यादा है, ये नहीं हो सकता। बेसिसिटी के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। CrO एंड CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड का कितना आया, क्रोमियम ऑक्साइड का आया +2 और Cr2O3 का आ गया +3, चलेगा। अगला केस कौन है, V2O3 +3 और क्रोमियम ऑक्साइड +2, सही है। V2O3 + V2O3 +3 एंड दिस वन इज अ +5, तो ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। अब इस दोनों में से सिलेक्ट करना होगा कि क्रोमियम ऑक्साइड या Cr2O3। इस दोनों के केस में क्रोमियम है तो ऑब्वियसली है कि ये ज्यादा बेसिक में चला जाएगा, मतलब ये बेसिक ज्यादा है उससे कम बेसिक है, लेकिन अगर बेसिसिटी में इक्वल हो सकता है तो ये दोनों इक्वल हो सकता है क्योंकि वैनेडियम है और ये क्रोमियम है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा गाइस बी, ठीक है। चलो समझ में आ गया गाइस, इतना बात ऊपर वाला याद रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द बेसिसिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो जाएगा ग्रेटर द एसिडिटी। चलो
अब इसी मसले पे अगला क्वेश्चन हम ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द मोस्ट कॉमन लैंथेनॉइड्स इज, इनमें से कौन सा है जो मोस्ट कॉमन है, और ये भी उस वैसे ही करके रखना है आपको जैसे कि बिहार की राजधानी पटना होती है। क्लियर? तो आंसर कौन हो जाएगा? सीरियम। सीरियम इज द क्या बोलते हैं मोस्ट कॉमन लैंथेनॉइड, सबसे कॉमन लैंथेनॉइड कौन मिलता है? तो जवाब है सीरियम। अगला कहता है mercury chloride react with ammonia gas and form white precipitate. The molecular formula of white precipitate is mercury chloride. mercury chloride को हमने लिखा Hg2Cl2, सही है, और इसको हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया का अपना फॉर्मूला है NH3 और ये क्या बना रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो एक काम करते हैं, अमोनिया को 2 मोल ले लेते हैं। ले लिया? अमोनिया है NH3 और यहां पर भी है गाइस NH3। देखो अपने को क्या करना है ना कि यहां का एक हाइड्रोजन इसको दे देना है, और जैसे ये एक हाइड्रोजन लेगा तो ये बन गया NH4 और ये बन गया NH2। NH4 अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हुआ, एक क्लोरीन को बोला चल, वो साथ में लेकर चला गया। कहां? अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में। लेकिन अभी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना, अभी जो अपना बचा है वो बचा है Hg2Cl, ये तो बन चुका है, NH2 बचा है HgCl2 +2 -1, अभी भी प्लस चार्ज में शो होगा। तो ऐसे केस में एक मर्क्यूरी यहां से बाहर निकल जाएगा, मतलब Hg भी एक बाहर निकल गया, सेपरेट हो गया। जैसे गाइस Hg सेपरेट हुआ है, देन अभी आप देखोगे कि यहां पे सिर्फ बच गया HgCl। अब ये HgCl जैसे HgNH2 के साथ मिलेगा, इसका पावर बढ़ जाएगा, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब अब जो कंपाउंड बनने वाला है वो आपका कंपाउंड बन गया HgNH2Cl, और यही तो है किस कलर का? व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर का। HgCl2 नहीं, आंसर ए। ठीक है, दिख रहा ना HgNH2Cl, तो यही आंसर है आपका HgNH2Cl। यहां तक की बात क्लियर गाइस? चलो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जस्ट इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय यूरोपियम इज द कंपाउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? आंसर हो जाएगा +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखना है कि एक्टिनोइड्स का क्या है और लैंथेनॉइड्स का क्या है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ये क्वेश्चन भी है कि पूछा जाता है कि एक्टिनोइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बस आपको ये डिसाइड करना है कि ये एक्टिनोइड्स का है या लैंथेनॉइड्स का। वैसे ट्रिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो अगला केस कहता है इसके बाद 24, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनोइड्स आर रिजेंबल इन। मतलब अगर लैंथेनॉइड्स को लेते हैं, एक्टिनोइड्स को लेते हैं, तो दोनों में क्या रिजेंबिलिटी मिलेगी, मतलब सिमिलरिटीज क्या मिलेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वाला तो होगा नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स जो है एक दूसरे से सिमिलर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किस मामले में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। बस वहां 4f और 5f का मसला चलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको उसमें सेम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरेंज द ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। और मैंने क्या कहा, फिर से यूज हो गया ना, क्या कहा था? एसिडिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा होगी, बेसिसिटी कम होगी। अब इसमें एलिमेंट देखते हैं, आंसर तो ए होगा। ये पहले से आंसर कैसे सिलेक्टेड है? तुम लोग सिलेक्ट किए हो क्या? नहीं ना, चलो ठीक है, ऐसे आंसर ए ही मानना है, बिल्कुल सही जवाब है। मैंगनीज ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को +2 आ रहा, उससे ज्यादा होगा किसका? Mn2 Mn3O4 का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन आ जाएगा? Mn2O3। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका शो होगा Mn2O7। मतलब मैं इधर निकाल के देखूं, Mn2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट पहले निकाला था, अब नहीं निकालने जा रहा हूं। +7 है और इसका क्या है? +2। तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? समझा तो पहले दिए, यहां तो आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए जस्ट इसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन है? 25। 3 क्वेश्चन और है, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम, पोटासियम डाइक्रोमेट किससे प्रिपेयर्ड किया जाता है? क्रोमेट, सिंपल आप याद रखिएगा क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट और विच सोडियम कार्बोनेट एंड फ्री एसेस ऑफ एयर, तो जवाब है क्रोमेट, ठीक है। आपको याद रखना कि पोटासियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, इसको जब भी आपको बनाना होगा तो आप उसमें यूज करेंगे किसका? क्रोमेट का, और क्रोमेट का फॉर्मूला होता है गाइस FeCr2O4, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर करके आपका जो प्रोडक्ट बना देता है वो बनता है NO2Cr2O7, जिसको फर्दर हम पोटासियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये बन जाता है K2Cr2O7। बड़ा लंबा रिएक्शन है, लेकिन जितना लंबा रिएक्शन हो, सवाल क्या है भैया इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोमेट, ठीक है। तो क्रोमेट वर्ड और तो कहीं नहीं नजर आ रहा है, आंसर क्या हो गया? ए, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? काफी ज्यादा टाइम लग गया आप लोगों का, बट क्या करें, केमिस्ट्री एक्सप्रेस है, एक वीडियोस में हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिकवर करेंगे। 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस पोटासियम आयोडाइड विल बी लिबरेटेड डैश मोल ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन में गाइस आप क्या देखेंगे कि जनरली आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? K2Cr2O7 को किसके साथ रिएक्शन कराना है? तो पोटासियम आयोडाइड के साथ। कौन सा पोटासियम आयोडाइड? एक्सेस है, मात्रा उसकी ज्यादा है। और एसिडिफाइड, एसिडिफाइड इन द सेंस कि H+ के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो, ध्यान देना, एसिडिफाइड H+ लगा दिए। H+ और O मतलब ये दोनों मिलेगा और दोनों मिलकर के आपका प्रोडक्ट क्या बना देगा? तो पहला तो अपना वाटर प्रोडक्ट बना, तो वाटर में ऑक्सीजन 7 है तो यहाँ 7 बैलेंस करेंगे तो यहाँ लगा देते हैं 14H+, 7H2O बन जाएगा। वाटर जैसे बनेगा तो ये पोटासियम यहां से और क्रोमियम यहां से निकल जाएगा, जो क्रोमियम निकलेगा वो बनेगा Cr3+। देखिएगा ये Cr3+ है जो कितना मोल बना? 2 मोल बना, तो एक 3+ तो 2 6, तो यहां 6 लगा देंगे एज यूजुअल बैलेंस करने के लिए। जब ये 6 लगेगा तो आयोडीन जो लिबरेट होगा वो I2 के फॉर्म में लिबरेट होगा, वो भी 3I2, तो 3 को बैलेंस करने के लिए आंसर कितना हो जाएगा? 3 मोल, एंड ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। क्लियर गाइस? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ रहा हूं जस्ट इसके बाद, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी हैपन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले आप पोटासियम क्रोमेट को ले लो जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O4, सही है। इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला अपने को लेना है HNO3। नेक्स्ट क्या कहता है कि जैसे ये रिएक्शन करेगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2KNO3, मैं बैलेंस करने के साथ साथ चल रहा हूं, प्लस क्या हो जाएगा? H2O, ठीक है, वाटर भी बनेगा, दैट इज H2O। यहां थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है क्योंकि यहां 2 मोल क्या है? HNO3 है, तो सेम हो गया, बैलेंस हो गया। इन द सेंस कह रहा है Cr3+ कन्वर्ट हो रहा Cr2O7 माइनस में, ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है? Cr3+ आर फॉर्म्ड। What would be happen when a solution potassium dichromate and excess of dilute nitric acid? तो in the sense अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? पहले निकाल के देख लेता हूं। K2Cr2O4, तो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +x, -2 × 4 = 0, तो x = ये 8, -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +8, और -2 तो क्या हो जाएगा? +6। नहीं ये वाला तो है ही नहीं, Cr2O7 ये वाला भी नहीं, ये तो लग रहा है Cr2O7, ठीक है। Cr2O7 अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 2- हो जाएगा, बात बराबर है, एंड H2O फॉर्म, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। द राइट आंसर इज बी। क्लियर? थोड़ा समय लिया रिएक्शन वाला, बट आपका क्वेश्चन आज यहाँ पे सॉल्व। तो गाइज आज के लिए हम लोग क्या कहने वाले हैं? आज के लिए हम लोग थैंक यू एंड बाय बाय कहने वाले हैं। वैसे टोटल का आंसर आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो कि मैंने 1 बाय 1 करके सारे का आंसर बना लिया था ताकि आपके लिए एक जगह स्क्रीन में मौजूद हो जाए। तो गाइज
अभी जो हम लोगों ने केमिस्ट्री एक्सप्रेस में सीखा है वो क्या सीखा है कि क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको सॉल्व करने हैं। वैसे अगले केमिस्ट्री एक्सप्रेस में मैं आपके साथ फिर से मिलूंगा। आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।